on. So welcome everyone. Today we are going to talk about World Cancer Day. So since it's approaching on 4th of Feb, तो ज़्यादातर लोगों को ना सर्वाइकल कैंसर के बारे में जानकारी नहीं रहती. तो आज हमारे साथ एक्सपर्ट्स बैठे हुए हैं एंड सर्वाइकल कैंसर के बारे में ज़्यादातर बातचीत होगी. बातचीत इसलिए भी होगी सर्वाइकल कैंसर के बारे में क्योंकि ये एक ऐसी बीमारी है जिसको हम प्रिवेंट कर सकते हैं अगर हम कुछ सेफ प्रैक्टिसेस करें और वैक्सीनेशन भी अवेलेबल है. तो अगर कोई ऐसी डिजीज़ जिसको हम प्रिवेंट कर सकते हैं तो इससे कोई बढ़िया बात नहीं हो सकती. अब कैंसर, वो भी सर्वाइकल कैंसर जिसमें हम लोग जिसके बारे में बात कर रहे हैं, तो इसको कभी कंट्रोल कर सकते हैं. तो डॉक्टर दीपाली इज देयर विद अस फ्रॉम सुमित्रा हॉस्पिटल. शी इज़ एन एक्सपर्ट इन दिस फील्ड. तो शी विल टॉक अबाउट सर्वाइकल कैंसर. तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैडम, आई वुड लाइक टू नो कि सर्वाइकल कैंसर में ऐसे कौन से सिम्टम्स हैं जिसके लिए कोई लेमैन जो हमारे सामने बैठे हैं पब्लिक में सर्वाइकल कैंसर कैसे उनको लगे कि ऐसा हो भी सकता है उनके साथ, और कब आपके साथ अप्रोच करना चाहिए उनको. ये क्वेश्चन का आंसर करने से पहले मैं ये बताना चाहूँगी कि कल 4 फरवरी है, जैसे डॉक्टर साहब ने कहा. ये वर्ल्ड कैंसर डे है. यानी कि जैसे हम डिफरेंट दिन सेलिब्रेट करते हैं या फिर कोई हमारे ऐसे डेज होते हैं जैसे 26 जनवरी, 15 अगस्त, किसी याद में उसको मनाते हैं. ऐसे ही 4 फरवरी कैंसर के जो बहुत सारे लोग हैं जिनको ये प्रॉब्लम होती है, उनके सम्मान में इस डे को सेलिब्रेट किया जाता है कि कैंसर से हम कैसे बच सकते हैं या फिर अगर हो जाए तो इसका इलाज किस तरीके से हो सकता है, इसके बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए ये डे जो है ये हमारा बनाया गया है. ये डे जो है UICC नाम की एक संस्था है जिसमें कि 170 देश जिसमें भागीदारी करते हैं. वो सब मिलकर के इस डे को बनाए हैं ताकि इसमें लोगों के बीच में कैंसर के प्रति जागरूकता जो है उसको बढ़ाया जा सके. तो लगभग 2000 में ये शुरू हुआ था और अब 2021 आ गया है. तो इतने सालों से हर साल इस डे को मनाया जाता है. तो कैंसर की जो समस्या है इंडिया में बहुत कॉमन है. स्पेशली हम महिलाओं के कैंसर के बारे में मैं ख़ास तौर से बात करूँगी. जो महिलाओं में पाए जाने वाला कैंसर इंडिया में सबसे ज़्यादा है वो है ब्रेस्ट कैंसर, यानी कि स्तनों का कैंसर जो होता है. आज से कुछ साल पहले तक गर्भाशय के मुंह का कैंसर, जिसके बारे में जैसे सर ने कहा हम आज विस्तृत चर्चा करेंगे. गर्भाशय के मुंह का कैंसर पहले नंबर 1 पे हुआ करता था. अब कुछ सालों से ब्रेस्ट कैंसर नंबर 1 पे आ गई है. तो ब्रेस्ट कैंसर और गर्भाशय के मुंह का कैंसर दोनों ही जो है इसको सही समय पे पकड़ा जा सकता है और इससे बचाव के बहुत तरीके हैं. इनके अलावा जो बाकी कैंसर्स हैं उसमें हम ज़्यादा कुछ कर नहीं सकते अपनी तरफ से. तो जब होता है उसके बाद उसमें ट्रीटमेंट ही एक हमारे पास उपाय बचता है. लेकिन ये जो दोनों कैंसर हैं, स्तन का कैंसर हो गया और गर्भाशय के मुंह का, इससे बचा भी जा सकता है और इसको अर्ली स्टेज पे अगर या कैंसर बनने से पहले की स्टेज पर अगर पकड़ लिया जाए तो इलाज बहुत अच्छा होता है. तो ये हमारा रीज़न है इस टॉपिक को हमने जो चूज़ किया है. तो खासतौर पे सर्वाइकल कैंसर के हम लोग स्क्रीनिंग वगैरह कर सकते हैं. तो गर्भाशय के मुंह का कैंसर जो है इसके क्या लक्षण होते हैं और ये किनको होता है, क्यों होता है. इसमें जो भी महिलाएं जिनका शारीरिक संबंध जिनके बनते हैं, मैरिज जिनकी होती है, ये ज़्यादातर उन महिलाओं में पाया जाता है. और एक HPV नाम का वायरस होता है, कीटाणु होता है, जो कि इसके लिए जिम्मेदार होता है. HPV इन्फेक्शन लगभग 90% महिलाओं को होता है जो अभी हमारे साथ बैठे हैं या जो हमें सुन रहे हैं, देख रहे हैं. 90% फीमेल्स में HPV नाम का जो वायरस है वो होता ही होता है. पर इसका मतलब ये नहीं कि जिन भी महिलाओं में HPV की वायरस कीटाणु है उन सबको ही कैंसर हो जाएगा. ऐसा ज़रूरी नहीं है. पर क्योंकि ये इन्फेक्शन इतना कॉमन है तो इसका मतलब है कि जब इन्फेक्शन ही इतनी कॉमन है तो कैंसर की जो संभावना है वो भी बढ़ जाती है. इसमें लक्षण क्या क्या होते हैं? मोस्टली गर्भाशय के मुंह से ब्लीडिंग होना, यानी अगर जो आपको मासिक आपका माहवारी आता है अगर वो इरेगुलर हो, यानी कि मासिक के बीच में भी आपको कभी ब्लीडिंग होने लगती है, ये एक शुरुआती लक्षण इसका होता है. इसके अलावा गर्भाशय के रास्ते से आपका गंदे पानी का रिसाव, जिसको लिकोरिया की समस्या से हम जानते हैं, उसका होना, या फिर आपसी संबंध बनाने के समय यदि ब्लीडिंग हो, जिसको कि पोस्ट कॉइटल ब्लीडिंग कहते हैं, ये गर्भाशय के मुंह के कैंसर के लक्षण हैं.
ये लक्षण जनरली तब आते हैं जब बीमारी ऑलरेडी आ चुकी होती है, लेकिन इस कैंसर की जो खास बात है कि ये लगभग 5 से लेकर कहीं कहीं 15 साल तक भी एक साइलेंट फेज में रहता है, या पता फिर नहीं चलता। जिसको कहते हैं कि कैंसर बनने से जो पहले की स्टेज होती है, इसमें ये स्टेज बहुत लंबी होती है। तो ये एक तरीके से हमारे लिए गुड न्यूज़ भी होती तो है। वो पर्टिकुलर पीरियड को पकड़ने के लिए व्हाट बिल्कुल, ये जो समय हमारे पास होता है कैंसर एचपीवी का इन्फेक्शन होने से लेकर के कैंसर बनने तक का, क्योंकि ये समय इतना लंबा है तो मतलब हमारे जीवन में हमारे पास बहुत साल होते हैं इसको शुरू में ही पकड़ लेने के। तो ये एक इस कैंसर की अच्छी बात है कि इसको पकड़ा जा सकता है। तो एसिम्प्टोमेटिक फेज में भी, क्योंकि ये लक्षण नहीं होने के बावजूद भी हमें ये बीमारी हो सकती है, ये जानना भी ज़्यादा ज़रूरी है। केवल लक्षणों के ऊपर ही फोकस करना ये इस बीमारी के लिए सही चीज़ नहीं है। तो मतलब हमें वेट नहीं करनी है, तो जल्द से जल्द परामर्श करें, उससे ज़्यादा अच्छा लगेगा। बिल्कुल, वेट नहीं करना। इवन सिम्टम अगर आपके नहीं भी हैं, स्वस्थ महिलाएं जो हैं टोटली, जिन्हें कोई भी लक्षण नहीं है इस बीमारी के, उनको भी चेकअप्स करवाना ज़रूरी है, क्योंकि हम लक्षण आने तक का वेट ही क्यों करें, है ना। जैसे हेल्थ चेकअप होते हैं प्रिवेंटिव, सब लोग कराते हैं साल में एक बार डॉक्टर के पास, ब्लड टेस्ट ये वो। ऐसे ही महिलाओं के लिए जो गर्भाशय के से रिलेटेड जो बीमारियां हैं, वो बनने से पहले का जो प्रिवेंटिव चेकअप है उसकी बहुत इंपॉर्टेंस है इस बीमारी में। तो आपके कहने का मतलब कि व्हेन इन डाउट, जैसे डाउट आपके माइंड में आए तो जल्द से जल्द परामर्श बिल्कुल से डाउट नहीं भी आए, अगर आप टोटली भी हेल्दी हैं Want to तो be भी healthy। आपको 3 साल में जो लोग हेल्थ कॉन्शियस हैं। बिल्कुल चेक कराना चाहिए। अच्छा, मतलब पर्टिकुलर एज ग्रुप है जनरली, लाइक इट इज सेम कि एनी टाइम आफ्टर 20 इयर्स कुछ? ये देखिए, मैंने जैसे पहले समझाया, ये बीमारी बनते बनते तो आप 40 के क्रॉस जनरली होते हैं। इसका मतलब ये नहीं यंगर फीमेल्स में नहीं हो सकता। मैंने 30 साल की उम्र के भी मरीज देखे हुए हैं जिन्हें कि गर्भाशय के मुंह का कैंसर होता है, लेकिन ये जो 40 इयर्स तक की एज है, इसका मतलब नहीं कि टेस्टिंग या कॉन्शियस होना, कॉशियस रहना हमें 40 से शुरू करना है, क्योंकि मैंने कहा ये बीमारी बनने में ही समय लगाती है। तो जो हमारी शुरुआती जीवन में हमारे एचपीवी की इन्फेक्शन होती है, उसी समय से हमें इसको फॉलो करना होगा। 20 साल के बाद आप इसके ऊपर ध्यान 25 25 के बाद। 25 ठीक है। तो हमें प्रिवेंशन करने के लिए हमारे पास स्कोप है इसके, काफ़ी चीज़ें हैं। अगर हम लोग बिहेवियरल चेंज रखें हैं, ऐसा कुछ जानने में आता है ना, कुछ बिहेवियरल चेंजेस रखें, अपनी थोड़ा बिल्कुल। सेफ्टी रखें किसी पॉइंट ऑफ से। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ है वो है तंबाकू का सेवन ना करना, पहली चीज़। दूसरा, जो हमारे शारीरिक संबंध होते हैं उसमें हमें फेथफुल रहना, जिसको कहते हैं कि एक ही पार्टनर के साथ मोस्टली अगर पॉसिबल है तो संबंध रखना, और यदि आप नहीं वैसा कर पा रहे हैं तो आपका निरोध का इस्तेमाल करना सेफ इसको काफ़ी हद तक दूर कर सकता है। पर इसके बावजूद भी एचपीवी इन्फेक्शन होता है, और इसका मतलब ये नहीं कि जो महिलाएं एक ही रिलेशनशिप में हैं, मैरिड है या हमेशा कॉन्डोम का इस्तेमाल करते हैं, उन्हें ये कैंसर होगा ही नहीं, ऐसा नहीं है। आप चेकअप और स्क्रीनिंग फिर भी हमें करवानी पड़ती है, वो भी प्रिवेंशन का एक स्ट्रैटेजी है। एंड हमने सुना है जैसे वैक्सीनेशन भी है इसके बारे में। बिल्कुल, देखिए दुनिया में बहुत ही कम, ना के बराबर ऐसे कैंसर्स हैं जिनको हम टीकाकरण द्वारा रोक सकते हैं। ये इसका सबसे अच्छा फीचर है। ये इसका सबसे अच्छी बात है। जैसे कि छोटे बच्चों को खतरनाक बीमारियों से बचने के लिए, जो जैसे हमारा टेटनस, डिप्थीरिया, पोलियो ड्रॉप्स, जैसे अभी 31 को हमारा पोलियो रविवार था, ये सब चीज़ें को जैसे वैक्सीन से हम रोक सकते हैं, टीकाकरण से रोकते हैं। जैसे प्रेगनेंसी में टेटनस का टीका लगाना, ये तो इतनी कॉमन चीज़ है। ऐसे ही कैंसर भी टीकाकरण से रुकता है, ऐसा हर कैंसर के साथ नहीं होता। ये एक अलग तरीके का यूनिक कैंसर है जिसको टीकाकरण द्वारा भी रोका जा सकता है। ये तो बड़ी अच्छी बात है। एक टीका करके, इंजेक्शन करके अगर किसी कैंसर की रोकथाम हो सकती है, इससे तो बड़ी भी बात ही नहीं है। तो इस टीकाकरण के लिए जो सही एज है वो 9 से लेकर के 15 वर्ष तक की जो आयु के की हमारी बच्चियां हैं, उनमें बेस्ट होता है इस इंजेक्शन को लगाना। यदि आप 15 साल की उम्र तक बच्चियों को ये इंजेक्शन लगवा रहे हैं तो केवल 2 शॉट्स काफ़ी रहते हैं इस इंजेक्शन के। इसके अलावा जिसको कैचअप वैक्सीनेशन कहते हैं, यानी कि जो रह गए हैं, जिनकी 15 साल की उम्र क्रॉस हो गई है बच्चियों की, उनमें 15 से लेकर के 26 वर्ष की आयु तक भी इस इंजेक्शन को सेफली दिया जा सकता है। 26 के बाद भी आप इस इंजेक्शन को ले सकते हैं अप टू द एज ऑफ 40,
40 साल की उम्र तक, लेकिन इसकी इफ़ेक्ट उतनी बढ़िया नहीं रहती जितना कि आप इसको 26 की आयु से पहले यदि लेते हैं तो वो मच बेटर है। और अगर 15 से पहले ले रहे हैं वो तो बेस्ट है। 15 से लेकर 26 ईयर्स की एज के बीच में आपको 3 इसके टीके लेने पड़ते हैं, और 15 से कम में जैसे मैंने कहा 2 टीके काफ़ी होते हैं। लगभग कितना खर्चा आया था अराउंड अबाउट रफ फिगर वैक्सीनेशन? ये टीका मुझे लगता है 1600-1800 रुपये से लेकर का 2-2.5 हज़ार तक में मिल जाता है, पर ये आपको एक ही बार लगाना है। एक ही डोज टीके में? नहीं, एक बार मतलब एक शेड्यूल आपको बनाना है। एक 15 ईयर्स से कम एज में आप 2 टीके लगाते हैं, और 15 से 26 के बीच में 3 टीका लगते हैं, जैसे हेपेटाइटिस का हमारा शेड्यूल है। तो लगभग एक इंजेक्शन की कॉस्ट 2000 के आसपास जी, है। एक इंजेक्शन का कॉस्ट 1800 समथिंग से लेकर के ठीक है। 25 तक पड़ता है। अच्छा, प्रिवेंशन भी आप जैसे बोल रहे थे पैप स्मीयर वगैरह, तो कोई मरीज डॉक्टर के पास आता है परामर्श करने के लिए, फिर आप उसको डायग्नोज करने के लिए पैप स्मीयर करते हैं, तो इसमें कुछ दर्द रहता है, कितना टाइम लगता है और कितना समय आपके पास रहेंगे? देखिए, जैसे मैंने बताया, चाहे वैक्सीनेशन आपने ले भी ली है या नहीं भी ली है, आपको हर 3 साल में एक बार आके पैप टेस्ट करवाना चाहिए। यानी कि जो मैं पहले बता रही थी कि जो स्वस्थ महिलाएं हैं जिनको कोई सिम्टम है भी नहीं, उन्हें भी 3 साल में एक बार अपने गायनेकोलॉजिस्ट को खुद से यहीं से वॉलंटरीली पूछना चाहिए कि मैडम मेरा पैप टेस्ट आप करिए। पैप टेस्ट जो है ये आपको कैंसर के शुरू का जो स्टेज है उसी में इस बीमारी को पकड़ लेता है, और जब आप एक बार पैप टेस्ट करा लेते हैं, आपकी रिपोर्ट नॉर्मल आती है, तो आप 3 साल के लिए निश्चिंत रहते हैं, क्योंकि अगला टेस्ट आपको 3 साल से पहले करने की ज़रूरत नहीं है। तो 3 साल में एक बार इस टेस्ट को करना, और इसमें हार्डली 5 मिनट का समय लगता है, और ज़रा भी दर्द नहीं होती इसमें। ये अच्छी बात है कि सिर्फ 5-10 मिनट लगते हैं और दर्द भी नहीं होता, और एक पैप स्मीयर की वैलिडिटी 3 साल के लगभग है। बिल्कुल। ठीक है। और ये टेस्ट इतना महंगा भी नहीं होता पैप टेस्ट। इसका भी कॉस्ट 300 रुपये से लेकर 600-700 रुपये अलग अलग जगह पे, बहुत महंगा टेस्ट है। ठीक है। तो आप लोगों में से कुछ जानना चाहेगा इस बीमारी के बारे में? और ओपन टू ऑल। और इसकी क्या लक्षण है मैम? कुछ लक्षण और इसके बता सकते हैं आप? जैसे कि डिस्चार्ज होने में भी कुछ इसका होता है, कलर वगैरह कुछ देखते हैं हम, उससे भी कुछ हमें पता चलता है। देखो, आप फोकस को सिम्टम्स पे लेके जा रहे हैं, विच इज़ ओके, बट मैं जिस चीज़ पे फोकस कर रही हूँ वो ये है कि सिम्टम आने से पहले ही अगर आप हर 3 साल में अपना पैप टेस्ट करवा रहे हैं तो आपको उसके बारे में चिंता ही नहीं करनी है। आप सिम्टम के ऊपर फोकस नहीं करिए, ये मेथड गलत है। आपको सिम्टम होने ही नहीं देने। अगर आप हर 3 साल में पैप टेस्ट करा रही हो तो वाई यू हैव टू वेट फॉर द सिम्टम्स। नहीं, सपोज करो किसी को अगर हो गया तो सिम्टम से अगर पता करें, तो सपोज करो किसी को नहीं हुआ तो नॉर्मली है तो पैप स्मीयर वगैरह टेस्ट करा के कर सकते हैं, बट अगर किसी को हो गया तो अगर उसके लक्षण से हम पहचान सकें यूजुअली जब सिम्टम आ गए आपको जो आपके, इसका मतलब है कि मैलिग्नेंसी हो चुकी है। आप समझ रहे हो, हम वहाँ जाना नहीं चाहते। अगर आपको सिम्टम्स आ रहे हैं, ब्लीडिंग हो रही है, पोस्ट कॉर्टल ब्लीडिंग, संबंध बनाने के बाद की ब्लीडिंग है, पीरियड के बीच की ब्लीडिंग है, या गंदे पानी का रिसाव जो है, ये शिकायतें ऑलरेडी आ चुकी हैं, इसका मतलब पॉसिबिलिटी है कि आपकी ऑलरेडी बीमारी बन चुकी है। हमारा जो फोकस होना चाहिए, अपना भी देश में भी जो हमारी प्रिवेंटिव स्ट्रैटेजी होनी चाहिए नेशनल लेवल की, वो प्रिवेंटिव पे फोकस है। अगर आप 3-3 साल में पैप स्मीयर करा रही हो विदाउट सिम्टम्स, तो सिम्टम आपके आएंगे ही नहीं, ये बीमारी आपको होगी नहीं। कई बार लेडीज़ें क्या होती है ना, जो मतलब अनएजुकेटेड होती हैं, उनको ये सिम्टम्स होने के बाद भी नहीं पता चलता है कि हमारे अंदर प्रॉब्लम क्या होगी। बिल्कुल सही। वही डॉक्टर साहब का कहना है हाँ। कि अब आपको सिम्टम्स बता दिए, जैसे ही ये चीज़ें क्लिक हो, ऐसे नॉर्मल डिस्चार्ज हो रहा है, ज़्यादा हो रहा है, पोस्ट कॉर्टल ब्लीडिंग हो रही है, तो आपने इंतज़ार नहीं करना। ये काफ़ी चीज़ें इतना काफ़ी है डाउट क्रिएट करने के लिए, तो फटाफट उसके बाद कांटेक्ट करना, राइट? आप कुछ पूछना चाहते हैं? मैं कुछ बोलना चाह रही थी, कैंसर की जगह एक रसौली होती है, उसकी वजह से तो ब्लीडिंग जाती है। बिल्कुल सही सवाल पूछा आपने। ब्लीडिंग, गर्भाशय के मुंह से ब्लीडिंग होने का केवल एक ही रीज़न नहीं होता जी। अगर आपको इरेगुलर मतलब कि ज़्यादा ब्लीडिंग या पीरियड के बीच में भी ब्लीडिंग हो रही है, ये किसी और कैंसर के भी लक्षण हो सकते हैं, जैसे कि गर्भाशय का खुद का कैंसर। अभी जो सर्विक्स है वो गर्भाशय के मुंह को कहते हैं। गर्भाशय का खुद का भी कैंसर जो होता है
उससे भी ये लक्षण आ सकते हैं। जो हमारी अंडेदानियाँ होती हैं उनमें भी कुछ कुछ किस्म के ऐसे ट्यूमर्स होते हैं जो इन लक्षणों में हो सकते हैं। या फिर जो हमारी यंग रिप्रोडक्टिव यानी कि यंग महिलाएं होती हैं जिनका बच्चा पैदा करने की जिनकी उम्र होती है, उनमें कभी कभी प्रेगनेंसी से रिलेटेड भी ट्यूमर्स होते हैं, जेस्टेशनल ट्यूमर्स, ट्रोफोब्लास्टिक ट्यूमर्स, ये उसके भी लक्षण हो सकते हैं। तो ब्लीडिंग होने का मतलब ये नहीं कि ओनली सर्वाइकल कैंसर, बहुत सारे केसेस होते हैं। अलग अलग बीमारी कैंसर से भी ये लक्षण आ सकते हैं। चेस्ट वाले का केस क्या पहचाना है? किसका? चेस्ट वाले का क्या पहचाना है? ओके, ब्रेस्ट कैंसर। देखिए, ब्रेस्ट कैंसर जो है स्तन का कैंसर, ये भी सेम चीज़ है। प्रिवेंटिव के लिए इसमें आप क्या कर सकते हैं, पहले आप लक्षण पूछ रही हैं तो वो बता देती हूँ। इसमें है कि आपको स्तन में कोई गांठ सी महसूस होना, ऊपर से कोई रेडनेस, मतलब इन्फेक्शन, इन्फ्लेमेशन सा हो जाना, स्वेलिंग हो जाना, दो स्तन जो हैं दोनों के साइज में डिफरेंस आ जाना, या फिर स्तन से किसी किस्म का रिसाव होना, ये सब स्तन के कैंसर के लक्षण हैं। पर इसमें भी मैं इसी चीज़ पे जोर देना चाहूँगी कि लक्षणों पर आप मत ध्यान तक मत पहुँचने दीजिए इस चीज़ को, है ना। लक्षण आने से पहले की स्टेज पर हमारा फोकस ज़्यादा है। इसमें सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन एक प्रक्रिया होती है, यानी कि खुद ही से अपना ब्रेस्ट जो है उसको चेक करना। इसमें इंटरनेट पे बहुत सारे वीडियोस उपलब्ध हैं, बहुत सारे मैगजीन्स में बताया होता है कि आपको कैसे अपने स्तन को खुद ही एग्जामिन करना है। इसमें लेट करके आप एग्जामिन करते हैं, खड़े होकर करते हैं, और आईने के सामने हाथ उठा करके खुद अपने स्तन को देखकर अगर आपको कोई गांठ सी महसूस होती है, खिंचाव सा महसूस होता है, लाल हो गया है, इन्फ्लेमेशन हो गई है, तो तुरंत अपने डॉक्टर को आप जाकर बताइए। क्योंकि ब्रेस्ट की कैंसर भी जो है ये उन कुछ चुनिंदा कैंसर्स में से हैं जिनका 100% इलाज हो सकता है यदि सही समय पर इसका पता लग जाए। इसको भी प्रिवेंट कर सकते हैं। बिल्कुल, इसको भी प्रिवेंट कर सकते हैं आप। एक तो आपके खान पान में फैट जो होता है, चर्बी, उसकी मात्रा को कम करके, अल्कोहल यानी मदिरा पान नहीं करके, स्मोकिंग से इससे बचा जा सकता है। और सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन तो मैंने बता ही दिया। साथ में आप ब्रेस्ट की अल्ट्रासाउंड, यदि आप 40 साल से कम की उम्र है और 40 से प्लस की एज है, तो मैमोग्राफी नाम का टेस्ट जो है उससे भी इसको समय पे पकड़ा जा सकता है, बहुत जल्दी पकड़ सकते हैं। ठीक है, सो नाइस ऑफ यू। एनीवन हु वांट्स टू आस्क अ क्वेश्चन रिगार्डिंग एनी काइंड ऑफ कैंसर प्रेवलेंट इन लेडीज? ठीक है, थैंक यू, दैट्स ऑल, सो नाइस। थैंक यू।